brought to you by Hire and ITEL. Who got a fever? Sonido Investido. Conectado. असद सरकार के गिरने के बाद नई हुकूमत अपनी बुनियाद तैयार कर रही है। इसी सिलसिले में सीरिया और तुर्की ने डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू की है। आज हम इसी बातचीत का जिक्र करेंगे और दिखाएंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सीरिया और उसके प्रेस इतिहास में आम नहीं है। 24 साल तक राष्ट्रपति रहे बशर अल असद का प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज में दिखना आम नहीं था। अब सीरिया के नए लीडर प्रेस के सामने पेश हुए हैं। खैर, भूमिका यहीं तक, अब खबर पर लौटते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान और सीरिया की नई हुकूमत के मुखिया अहमद अल शरा की मुलाकात हुई है। अहमद अल शरा नाम सुनकर के कंफ्यूज हों आप, इसके पहले बता दें कि आप सीरिया में विद्रोही गुटों के लीडर अबू अल मोहम्मद अल जुलानी को जानते होंगे। उनका ही असल नाम है अहमद अल शरा। दोनों लीडर्स की मुलाकात सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुई। फिदान ने उन्हें सत्ता हस्तांतरण और सीरिया के पुनर्निर्माण में मदद करने का वादा किया। इस दौरान दोनों लीडर्स ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें क्या क्या कहा वो पॉइंटर्स में समझिए। हकान फिदान ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, सीरिया के बुरे दिन पीछे छूट गए और अच्छे दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों लीडर्स ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीरिया पर लगे सैंक्शंस, पाबंदियां भी हटाने की मांग की। इसके अलावा सीरिया में नए संविधान की जरूरत पर बात हुई। इजराइल की ओर से सीरिया की संप्रभुता पर हमले की भी बात हुई। हकान फिदान ने कुर्दों के विद्रोही समूह YPG से हथियार छोड़ने की भी अपील की। दरअसल इस दौरान YPG और सीरिया समर्थित लड़ाके उत्तर पूर्वी सीरिया में लड़ रहे हैं। तुर्की YPG को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK का एक्सटेंशन मानता है। PKK को तुर्की ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। PKK कुर्द लोगों के लिए एक अलग मुल्क कुर्दिस्तान बनाने की मांग करती है, जिसमें तुर्की का दक्षिण पूर्वी इलाका, उत्तरी सीरिया और उत्तर पश्चिमी ईरान शामिल है। अहमद अल शरा ने यह भी कहा कि अलग अलग विद्रोही गुटों को सीरियन आर्मी में मिला लिया जाएगा। अब कुछ एक बातें उनकी ज़बान में भी सुन लीजिए। نحن لن نسمح على الإطلاق بأن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد. يجب إنهاء هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة لأنه السلاح المنفلت في الدولة هو الذي يؤدي إلى اضطرابها وإلى عدم استقرار أمنها. Değerli basın mensupları, İsrail'in mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etmesine de kesinlikle müsamaha gösterilemez. İsrail, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, bölgesel güvenliği daha fazla riske atmamalıdır. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı somut bir tepki ortaya koymalıdır. अगली सुर्खी रूस से जुड़ी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी है। ये चेतावनी रूस पर हुए ड्रोन अटैक के बाद आई है। 21 दिसंबर को रूस के कजान शहर पर कुल 7 ड्रोन्स दागे गए थे। इनमें से 6 रिहायशी इमारतों से टकराए और 7वां एक औद्योगिक इमारत से। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। हालांकि 3 लोग इन इमारतों के टूटे शीशों से घायल हो गए। रूस ने इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन यूक्रेन की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। अगली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे से जुड़ी हुई। 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री 2 दिनों का उनका जो कुवैत का दौरा था वो समाप्त हुआ। 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत दौरे पर गया था। इसके पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। इस दौरे पर क्या क्या हुआ पॉइंटर्स में जानिए। पीएम मोदी और कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल सबा के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों लीडर्स ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। उन्हें द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। 21 दिसंबर को पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने कुवैत में भारतीय कर्मचारियों के कैंप का दौरा भी किया। कुवैत की 21% जनसंख्या भारतीय है। 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना हुए। इस दौरान कुवैती प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबा उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने भी आए। एक आखिरी अपडेट बांग्लादेश से जुड़ा है। बांग्लादेश की तरफ से एक बार फिर उनकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने की मांग उठी है। इस बार ये मांग बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर तौहीद हुसैन ने की है। इससे पहले भी बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी जो BNP पार्टी है उसकी तरफ से ऐसी बातें कही जाती रही हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक ऐसी कोई रिक्वेस्ट भारत से नहीं की गई है। आज के दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। नमस्ते, शुभ रात्रि।